जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज से लेखपाल के लिए कंप्यूटर की क्लासें शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रामीण परिवेश, आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्लासें हम लोग चला रहे थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में जा कर के, आप उनको अच्छे से एक वीडियो कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास हम लोग कंप्यूटर की लेकर के आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हम लोग ये जो ऑफिशियल सिलेबस इसका दिया गया है कंप्यूटर का लेखपाल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आप लोगों को हल कराएंगे। जैसे आज हम पहला चैप्टर कंप्यूटर और सूचना तकनीकी, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम कराए गए हैं उनमें कंप्यूटर पूछा गया है। और ये टॉपिक, इस टॉपिक से जितने प्रश्न अभी तक बने हैं वो सब आपको कराएंगे। कल अगली जो क्लास होगी मतलब वो ये दो टॉपिक को हम लेकर के कराएंगे। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से जितने भी अभी तक क्वेश्चन 50, 60, 100, 150 पूछे गए हैं सब हम कराएंगे। इस तरीके से आज ये पहला हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली क्लास आप लोगों को बता दें, ये जो क्वेश्चन है सारे पीवाईक्यू सीरीज हैं। ये पीवाईक्यू सीरीज ही हम चालू किए हैं, पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, पीवाईक्यू तो आपको अच्छे से कंप्यूटर की पूरी पीवाईक्यू अच्छे से देखनी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो पहला आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपको बता दें कि ये जो पूछा गया था 3 जुलाई 2016 को जो आपका गणना पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था वो। अब हम इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे सन हमको मेंशन करवाना चाहिए कि कब पूछा गया है। तो अगले वाले वीडियो में हम इस तरीके से आप लोगों को मेंशन करवा देंगे। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, ये 100% ये पीवाईक्यू ही है। ठीक है, पीवाईक्यू है। 2025 तक हमने अपडेट किया है इसको। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, कम्युनिकेशन रिसर्च लेबोरेटरी पुणे, या इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए जो भारत का जो पहला कंप्यूटर जो इंस्टॉल करा गया था वो इंस्टॉल करा गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। वो ये है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में कब किया गया था? तो 1952 को इंस्टॉल किया गया था। 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये लगाया गया था। ठीक है, तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित होने वाला पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन था, तो वो यही है। ठीक है, यही एनालॉग कंप्यूटर था जो पहला स्थापित किया गया था 1952 में। कहाँ पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। आप पीवाईक्यू अच्छे से पूरी देखिएगा। ठीक है, पीवाईक्यू अगर ढंग से देख लेंगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देखो आप 100% हल कर पाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। डेटा का बैकअप ना होने पर क्या परिणाम हो सकते हैं? आप लोग भी देखते हो कि मेल वगैरह या फिर आप अपने फ़ोन का अगर बैकअप आप नहीं लेते हो तो क्या आपको नुकसान होगा? तो आप सभी जानते हो कि डेटा की हानि हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि डेटा का बैकअप का मतलब ये होता है कि जैसे कि ज़रूरी डेटा को एक कॉपी करके किसी अन्य जगह पे, जैसे हार्डवेयर है या क्लाउड स्टोरेज है या मेल है, दूसरी जगह पे उसको सुरक्षित कर लेना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट भी हमारा हो जाए तो वो जो डेटा हमने उसकी कॉपी को सुरक्षित किया है वो हमारा बना रहे। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका मोबाइल है या कंप्यूटर अगर वो क्रैश हो जाता है तो क्या होगा, या फिर हार्ड डिस्क खराब हो जाए या वायरस आ जाए या गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, तो इससे क्या होगा, अगर ये सब हो जाता है और आपने अगर डेटा का बैकअप नहीं लिया है तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो वही बात है कि डेटा की हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटरीकृत कार्य पद्धति पे काम करता है? ठीक है, ये वन रक्षक 2015 में पूछा गया था। तो कैलकुलेटर किस प्रकार की जो पद्धति पे काम करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डिजिटल, किस पे? डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पे ये काम करता है कैलकुलेटर। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, बैच से रिलेटेड जानकारी है। ये सारे नोट्स जितने भी हैं हमने आपको बताया था 80 नंबर की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। 4 बुकलेटें पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे और पूरा आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। पहली है यूपी स्पेशल की, दूसरी है पर्यावरण
पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन और फिर कंप्यूटर, और इसमें जो है ये 5वीं बुकलेट है, इसी में आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, ग्रामीण परिवेश होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस सामान्य विज्ञान होगा। ठीक है, ये सब के आप लोग देखेंगे तो एक एक तरीके से फोल्डर बने हुए, फोल्डर बन के आप एक एक सिंगल पीडीएफ इनके सबके डाउनलोड कर पाएंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिस्ट्री की एक पीडीएफ होगी, पॉलिटी की एक पीडीएफ होगी, इकोनॉमी की एक पीडीएफ होगी। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हम पीडीएफ लगा देंगे, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, कोई समस्या हो तो जो ये नंबर है इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट जीएस रिव्यू का ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप भी पीडीएफ ये डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो भारत में जो निर्मित था प्रथम सुपर कंप्यूटर, उसका क्या नाम था? तो आपको पता होना चाहिए 1991 में निर्मित किया गया था सुपर कंप्यूटर, और उसका नाम था परम। क्या नाम था? परम 8000, ये इसका नाम था। तो याद रखिएगा, परम 8000 वो कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की गणना मानी जाती है। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया था तो भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा इसको बनाया गया था पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ ले कि बताइए कि इस समय कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो आप क्या बताओगे? बता दोगे कि सर इस समय जो कंप्यूटर की है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। कौन सी 5वीं? तो पूछेगा 5वीं पीढ़ी कब से प्रारंभ हुई, तो आप तुरंत बताओगे सर जी 1980 से अब तक का जितना समय है, वो भी एआई वाला समय आ गया है ना, तो ये समय है, ये सब 5वीं पीढ़ी है। तो जो पहली पीढ़ी जो मानी जाती है कंप्यूटर की, वो मानी जाती है 1940 से लेकर के कब तक? 1956 तक। 1956 तक। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की कब मानी जाती है? तो 1956 से लेकर के 1963 तक। तृतीय पीढ़ी कब मानी जाती है? तो जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन जो मानी जाती है 1964 से लेकर के कब तक? 1971 तक। और चौथी पीढ़ी कब मानी जाती है? 1971 से लेकर के 1980 तक का। और 5वीं पीढ़ी हमने बताया कि 1980 से 1900 से अभी तक का जितना समय है वो 5वीं पीढ़ी है। तो कंप्यूटर किस जनरेशन पे चल रहा है? तो कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन इस टाइम पे चल रही है। अब आप अपना क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। दूसरी पीढ़ी पूछा यानी ये वाला पूछा है 63 तक, तो कौन सा हो जाएगा? 56 से 63 तक, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर इसी तरीके से आपको इन चीज़ों को कवर करना है, हल करना है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी उसका पढ़ना है। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि आप पीवाईक्यू जरूर हल करिएगा, कंप्यूटर के तो जरूर हल करके जाइएगा, आपको इधर-उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीवाईक्यू से ही देखेंगे तो कम से कम कंप्यूटर के 70% क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे, वहीं से मिल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क यानी एएलयू क्या कार्य करता है? बताइए, एएलयू कंप्यूटर सेक्टर में एएलयू क्या काम करता है? एएलयू क्या करता है? तो ऑप्शन है अंकगणितीय और बुलियन लॉजिकल गणना करना, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करना, मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करना, या इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ना, या कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि जो एएलयू होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक से तुरंत आता है कि ये गणितीय क्या काम करता है? ये गणना काम करता है। तो यहीं से आप इसको समझ सकते हो कि गणना का काम करता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे, एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट करते थे, जैक केल्वी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी इन्होंने विकसित करी है, टिम बर्नर्स-ली तो इन्होंने क्या वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप करी है, इसमें कोई नहीं। तो देखिए एक बात आप समझ लो कि इसमें पूछा क्या है कि सुमेलित नहीं है। पहले तो इसको हाईलाइट करना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अब आप समझो कि पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब हम लोग दूसरा फिर सही क्या होगा, तो एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये बात गलत है। कौन सी बात गलत है? एलन ट्यूरिंग ने
बेस मैनेजमेंट नहीं रहे हैं, किसमें, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और ये एक गणितज्ञ थे, कौन, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट ये नहीं करते थे, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप करा था, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया था। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें टिक लगाना है। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं, कोबोल, फोर्टेन, सी या यूनिक्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें दे देंगे, ठीक है। अब ये अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया जाता है, किसमें, ऑप्शन है तीसरी, पहली, चौथी, दूसरी। तो किस में किया जाता है, तो जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। किस में किया जाता है, दूसरी। और दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर कब आए, 1956 से लेकर के 1964, जो 63 तक का, जो 63-64 तक का समय था वो माना जाता है। इस पीढ़ी में ही ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। किसका, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन के आधार पे कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ऑपरेशन के आधार पे कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। अब देखो हमने आपको बताया था प्रकार नहीं है। जब हम लोग कंप्यूटर के 3 प्रकार हम लोग जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। क्या होता है, हाइब्रिड। तीसरा होता है हाइब्रिड। तो डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग कौन सा नहीं है, तो रिमोट इसमें नहीं है। यही बात इसमें एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। यही एग्जाम ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तुरंत क्वेश्चन आता है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। इन्होंने क्या करा था कि 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन का इन्होंने विकास किया था, ठीक है। इसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत के रूप में जानते हैं। चलिए अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा प्रयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डॉट, यहाँ पे क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का, या फिर ट्रांजिस्टर्स का, या अर्धचालकों का, या यांत्रिक गियर्स का। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1946 में लगभग हुई थी, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जैसे हम लोग देखते हैं कि निर्वात नालिकाओं का प्रयोग किया जाता है, पंच कार्ड पे आधारित होते हैं। ये संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है, तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं 8, 10, 16, 2। तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार होता है 16। क्या होता है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। ये एक ऐसी, ये जो हेक्साडेसिमल जो प्रणाली होती है जिसका आधार हमने 16 बताया, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 16 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 0 से 9 तक अक्षर, ए से एफ तक, जहाँ ए मान लिया जाता है कि 10 है, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है, ई 14 है, एफ 15, इस तरीके से इनको नामांकित करा जाता है। तो कितने इसमें बताया, आधार क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। पहला दूर संचार उपकरण था, तो बताइए पहला दूर संचार उपकरण क्या था, तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो दूर संचार उपकरण था वो था टेलीग्राफ। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है।
किसके भी, डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में 1881 था में देश में पहली बार औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना भी की गई थी। तो क्या है, टेलीग्राफ। कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है, देखो फुल फॉर्म भी पूछ लिया है कि पोस्ट का क्या अर्थ है। यूपी जो एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था ना, उसी में पूछा गया था, 15 दिसंबर 2024 को इसका पेपर हुआ था। तो पोस्ट का क्या अर्थ है, यानी पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका जो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये पोस्ट का ही फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला हम देखते हैं, डॉट डॉट तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब होगा। तो हमने आपको बताया कि तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कब से कब तक चलाए गए, तो 65 से 71 तक। हमने चारों पीढ़ियाँ, पांचों पीढ़ियाँ आप लोगों को बताई। 1980 के बाद जो शतक चल रहा है वो 5वां पीढ़ी चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में माना जाता है। किसके कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में, तो आप जानते हो वही हैं, एक ही हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के रूप में चार्ल्स बेबेज को माना। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए कौन सा है, तो वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार, इसका उपयोग आमतौर पे द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। किसका, हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, कॉम्प्लेक्स। किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है डिजिटल का। इसका डिजिटल का किया जाता है। डिजिटल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसको उपयोग लोग, आपने देखा होगा, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, जो इंटरटेनमेंट वाला जो जितना भी काम होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग डिजिटल का किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, 1943 में JW मॉचली और जे प्रोस्पर स्कर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था। मतलब नाम पूछा है, नाम पूछा है। तो ऑप्शन है इनैक, मार्क फर्स्ट, मार्क सेकंड या EW वैक। तो क्या कहा गया था, इनैक कहा गया था। क्या कहा गया था, इनैक कहा गया था। ये हमने नोट्स में आप लोगों को दिया भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मूल भाषा सामान्य भाषा है, मशीनरी स्तर की भाषा है, असेंबली स्तर की भाषा है, या उच्च स्तर की भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस स्तर की भाषा है, तो ये कंप्यूटर के जो मूल भाषा है वो कौन सी है, तो वो है मशीनरी स्तर की भाषा। कौन सी है, मशीनरी स्तर की भाषा। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनरी स्तर की भाषा है। चलिए अगला देखते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटरिंग को बहुत अधिक प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी। किसके द्वारा व्यक्त की गई थी, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ग्रेप हॉपर, जॉन वॉन न्यूमैन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। तो किसके द्वारा, तो आपने देखा जॉन वॉन न्यूमैन। नोट्स आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स में हमने सब कुछ डाला है, अच्छे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये हम PYQ करा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे सारे बन रहे होंगे, आप नोट्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। ये PYQ है, अगली बार से हम सन भी डला देंगे। इस बार ये चीज़ स्किप हो गई है तो हम सन मेंशन जरूर करवाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की न्यू है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की न्यू है। अब आपके जो ऑप्शन दिए गए, VVLSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ट्रांजिस्टर, या वैक्यूम ट्यूब। तो क्या है, AI इस समय 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की न्यू है। हमने बताया कि 1980 से अब तक जो चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी है, और आज का समय क्या है, AI का समय है। आज का समय क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, ठीक है। जो आप लोग गूगल, जेमिनी, डीप सीक वगैरह आप इस्तेमाल करते हो वो सब AI ही है। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था गैलीलियो कैलकुलेटर, पास्कलाइन या ओपेंट। क्या कहा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था, पास्कलाइन। क्या कहा जाता था, पास्कलाइन। हमने इनके बारे में लिखा है, पास्कलाइन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है। तो जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था उसको पास्कलाइन कहा जाता था। 1642, कब, 1642 में
ब्लेस पास्कल द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ब्लेस पास्कल द्वारा उसी के नाम पे पास्कलाइन इसको रखा गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। दूसरी पीढ़ी किस पे आधारित थी? तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वो किस पे आधारित थी? पहला है एकीकृत परिपथों या ट्रांजिस्टर या वीएलएसआई चिप्स या निर्वात नालिकाओं, तो वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी वो किस पे? ट्रांजिस्टर। पांचवी पीढ़ी किस पे है? तो पांचवी पीढ़ी एआई पे आधारित है। पांचवी पीढ़ी एआई पे, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पे। ठीक है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रतीश आईआईटीएम यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। ये कहाँ पे है जो आईआईटीएम है? ये कहाँ पे स्थित है? ये पुणे में स्थित है। ये कहाँ पे? ये पुणे में स्थित है। ठीक है, ये पुणे में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आदित्य, संघर्ष फर्स्ट या फिर टाइफर या फिर प्रत्यूष, कौन सा है? तो आपको बताना है वो है प्रत्यूष। कौन सा है? 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। चलिए, कौन सा इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? कौन कर सकता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, टाइपराइटर, टैब, मॉनिटर, कंप्यूटर, कौन कर सकता है? आप सभी जानते हो ये कंप्यूटर ही कर सकता है। टाइपराइटर तो कभी नहीं होगा, टैब नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक कौन है? वही क्वेश्चन घूम के आया। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया। आपने देखा होगा इसी पीपीटी में 3 बार क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? प्रयास क्या था? तो ऑप्शन आपके देंगे सैनफोर्ड विश्वविद्यालय या हार्वर्ड विश्वविद्यालय या ओवा स्टेट विश्वविद्यालय या पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। तो कौन आपने देखा कि अयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पाठ्य पुस्तक, टाइपराइटर, व्हाइट बोर्ड, लैपटॉप, किसका किया जाता है? बताइए किसका किया जाता है? तो आप सभी जानते हो कि जो इसका उपयोग करने के लिए है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइए क्या आप पाठ्य पुस्तक या टाइपराइटर या व्हाइट बोर्ड में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं सूचनाओं को? वो नहीं कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? लैपटॉप पे ही कर सकते हैं। चलिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? देखो इसमें उद्देश्य पूछ लिया है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है ड्राइंग या डिजाइनिंग करना, मनोरंजन करना, गेमिंग करना या डाटा का स्टोर करना, प्रसंस्करण करना और पुनः प्राप्ति करना। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यही है। और ये इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने ऊपर किए भी। चलिए ये मिलाना है, बहुत बेहतर। इसमें कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां दे दी गई हैं। कंप्यूटर की इसमें 5 पीढ़ियां दे दी गई हैं। अब आपको इसमें बहुत आसानी होगी। देखो हम 5वीं पीढ़ी आपको बता दे रहे हैं। जो 5वीं पीढ़ी थी वो 1980 से चली थी और वो एआई पे आधारित है। किस पे? एआई पे आधारित है। पहली पीढ़ी किस पे आधारित है? तो पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब। किस पे? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर से। तीसरी पीढ़ी किस पे आधारित है? तो एकीकृत सर्किट से। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। 5वीं पीढ़ी एआई। आप इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह के कॉपी पे, अच्छे से इसको इसकी 5 पीढ़ियां नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनने के चांस है। इससे देखो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी किस पे आधारित है? पहली पीढ़ी कब चली, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर किस पीढ़ी किस पे आधारित है, ये हो गया। ठीक है, तो 10-12 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी से बन रहे हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए, कौन सा कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटने और समस्या का उत्तर गिनती करने से प्राप्त किया जाता है? डिजिटल, लो स्पीड, एनालॉग, हाई स्पीड, कौन सा किया जाता है? बताइए इसका, आप इसका सही जवाब बताइए। तो क्या हो जाएगा? डिजिटल। क्या हो जाएगा? डिजिटल। चलिए, क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? ट्रांजिस्टर मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, एकीकृत सर्किट या चुंबकीय, ये गलत लिखा है, चुंबकीय ड्रम। तो यही इसका सही जवाब है, चुंबकीय ड्रम। ठीक है, चुंबकीय ड्रम। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के 2 मुख्य घटक क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम के 2 मुख्य घटक क्या हैं? तो अगर इस तरीके से कोई पूछे कंप्यूटर के सिस्टम के 2 मुख्य घटक, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर जी एक तो होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके मुख्य 2 घटक हैं, याद रखिएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित यानी कि 1985 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। 1985 में कंप्यूटर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, एप्पल की मैकिन्टोश लाइन का शुभारंभ, पहले RISC वर्कस्पेस स्टेशन का विमोचन, या पहले चुंबकीय स्टेप स्टोरेज का परिचय, या IBM PC का परिचय। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो 1985 का पूछा है, सॉरी 1981, तो 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC पेश किया था। ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका पूरा नाम था IBM PC 5150, ये पूरा उसका नाम था, IBM PC 5150 ये था। चलिए, बाइनरी संख्या 10-11 का दशमलव समतुल्य क्या हो जाएगा। बाइनरी संख्या 10-11 का दशमलव समतुल्य क्या हो जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 8, 9, 11, 15, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 11। क्या हो जाएगा, 11। चलिए, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। अच्छा, आप अगर बाइनरी में किसी को दिक्कत हो, वो समझ ना पा रहा हो, तो बताइएगा कमेंट करके, हम इसमें छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम में डाल देंगे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप उसको देख के समझ लेना किस तरीके से उसको निकाला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, किस रूप में भंडारण होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, या बाइनरी। तो किस रूप में भंडारण होता है, तो बाइनरी। जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है ना, वो बाइनरी के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, डगलस एंगलबर्ट, वानेवर बुश, या रॉबर्ट स्मिथ, या बर्टम राफेल। ये डगलस एंगलबर्ट ने किया था। निम्नलिखित में किस द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 111-0-10 होगा, किसका होगा। तो ये सही है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमने बताया कि इसको निकालने के लिए अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, तो हम इसका प्रोसेस आपको समझा देंगे। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं। कोर, प्रोसेसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिस्क। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है, कोर। जो CPU होता है, CPU की जो मूल संगणना इकाई होती है, उसको हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, उसको कोर कहा जाता है। चलिए, अगला, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है, या प्रक्रिया वर्तमान में CPU पर निष्पादित हो रही है, या प्रक्रिया में निष्पादन पूरा कर लिया गया और समाप्त हो गया, या प्रक्रिया की किसी घटना जैसे IO को पूर्णतया प्रतीक्षा कर रही है। तो इसमें कौन सा जवाब बिल्कुल सही होगा, तो ये बात याद रखना कि इसका सीधा अर्थ होता है A नंबर, यानी प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है, लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन, मेमोरी डेटा MDR रखता है। MDR क्या रखता है, मेमोरी डेटा MDR क्या रखता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है, CPU की वर्तमान स्थिति, वर्तमान निर्देशन का पता निष्पादित करने के लिए अलग निर्देशन या मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा है, ये मान के। तो इसी को, ये D नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये देखो पहले चैप्टर की ही PYQ है। अब आप समझ लो कि पहले चैप्टर में अगर आपने 50-60 जितने क्वेश्चन है अगर ये कंप्लीट कर लिए, तो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थी वो आप लगभग कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, तो आप इससे निश्चिंत रहिएगा, इसके PYQ जरूर आप कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया का परिणाम 101011 होगा। अब इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 110101 माइनस 1010, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 3A16 14870 11101 35026। तो कौन है इसमें,
तो जो आपका ऑप्शन है 11101 ये इसका उदाहरण है। चलिए अगला, ये बाइनरी से इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही हैं, तो इसको आप लोग बताइएगा तो फिर हम इसको कोशिश करके आप लोगों का इसका बता देंगे किस तरीके से करना है। जैसे 147 समतुल्य है। अब 147, चलो हम इसको समझा देते हैं। जैसे 147 है, अब 147 किसके समतुल्य है? तो हमने क्या किया, मान लो 2 से इसमें डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 सत्य 14, 2 तिहाई 6, ठीक। इसमें बचा कितना, यहाँ पे हम लोग शेष वाला बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, शेष वाला। बचा हमारे पास 1 शेष, फिर हमने 2 से किया तो 2 तिहाई 6, इस 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12। अब हमारे पास फिर 1 शेष बचा, फिर 2 से कर लेते हैं तो ये 18 से कट गया। अब हमारे पास 0 शेष बचा, फिर 2 से कर लेते हैं तो ये 9 से कट गया। अब हमारे पास 0 शेष बचा, फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 चौको 8, 1 शेष बचा, फिर 2 से कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारे पास 0 शेष बचा, फिर 2 से कर लेंगे ये पूरा कट जाएगा, तो फिर हमारे पास 0 शेष बचेगा। तो ये जो संख्या है ये बाइनरी रूप है। तो ये क्या हो गया रूप इसका 1। इसका बाइनरी में क्या हम लोग बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे 2 इकन्नम 2 हुआ था, 1 बचा था लास्ट में ना, तो हम लोग ना चालू करेंगे, इसको लिखना चालू करेंगे नीचे से। तो 1 डबल 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर लास्ट में ये 2 1, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारी बाइनरी नंबर बनेगा। तो इस तरीके से इसका निकाला जाता है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको हम समझा देंगे, ठीक है, इसको समझा देंगे। तो इसका जो पहला नंबर है वही इसका सही जवाब है, ये वाला सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। बाइनरी संख्या की प्रणाली को या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बेस 2 संख्या प्रणाली। इसका जो आधार जैसे हमने लिखा था 11000110, ये तो इसका आधार हमेशा 2 रहेगा, नीचे 2 लगता है, ठीक है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों को सही संख्या है। विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है? 16, 10, 8, 2। तो क्या होगी इसकी सही संख्या क्या होगी? तो हमने आपको बताया था कि इसका जो आधार होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो यही इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों, 10 संख्याओं का एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? कितने बिट की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा 6532। तो कितने की आवश्यकता होगी? तो वो होगी 6 बिट की। कितनी? 6 बिट की होगी। चलो अगला हम लोग देखते हैं। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि NAND नैंड गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? अब आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं एक्सेंड, एंड और एक्सॉर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा और। क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। चलिए अब फिर इसमें बाइनरी संख्या का दिया गया है, इसमें इसका पूरक निकालना है। इसमें क्या निकालना है? इसका पूरक निकालना है। तो इसका आप पूरक निकालोगे तो ये पहला नंबर जो है ये इसका पूरक संख्या निकलेगी। दोस्तों जो हमने आप लोगों को बताया एक बार अच्छे से फिर से समझ लो। ये जो हमने लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर था इसी के PYQ थी, पहले चैप्टर के। अब हम लोग दूसरे तीसरे चैप्टर के PYQ एक साथ में लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके लगभग 8 से 10 वीडियो में हम पूरी PYQ कंप्लीट कर देंगे। इतना PYQ कर लेना, कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आप करने लगोगे, ये हमारा दावा है। आप PYQ अच्छे से लगा लो, इसके बाद आप टेस्ट पेपर MCQ दीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि नहीं वास्तव में PYQ ही इसमें कारगर है। PYQ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो PYQ आप हल करिएगा, अच्छे से हल करिएगा और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।